नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सख्त कानून, सशक्त भू कानून। उत्तराखंड में अब राज्य के बाहर के लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी राज्य के 11 जिलों में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। धामी कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में भू कानून के नए संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसे अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। प्रदेश सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए झटका है जो देवभूमि में जमीन खरीदने की चाह रखते हैं या इसकी प्लानिंग कर रहे थे। कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए 19 फरवरी को कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह अहम कदम है और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा यह कदम। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। दरअसल उत्तराखंड में लचर भू कानून के चलते बीते सालों में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाहरी राज्यों के लोगों ने अंधाधुंध जमीन खरीद फरोख्त की। कृषि और बागवानी औद्योगिक प्रायोजन के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई, जिसके बाद दुरुपयोग भी किया गया। अधिकांश पर बिल्डिंग बना दी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून में संशोधन भी किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार राज्य में सख्त भू कानून लागू कर पाएगी? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर अभी भी भरोसा नहीं है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले ये अहम रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश की तरफ से जो वादा उनके द्वारा किया गया था, उस वादे और जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून को लेकर सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून के विधेयक पर मोहर लग जाएगी। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। जी, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हृदय की मांग, जो देवभूमि के भौगोलिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को और अनादि समय तक उसको स्थापित रखने की जो एक बड़ी मांग थी कि राज्य के अंदर भू कानून बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन भावनाओं की इस मांग को धरातल पर उतारा है। आज ही कैबिनेट उसको मंजूरी दी है और कल ही मुझे लगता है कि सदन के अंदर विधेयक आएगा और उत्तराखंड के अंदर हिमाचल से कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। देखिए, भू कानून के बारे में राज्य की सरकार का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो महिमा मंडन चल रहा है, जो वाहवाही चल रही है, अभी पता है नहीं कि मसौदा क्या है। उस भू कानून में आपने सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी कमी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों को आपने अलग कर दिया। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं राज्य में और भू कानून बना रहे हैं। उस भू कानून में 2 जनपद जो महत्वपूर्ण जनपद हैं, जहाँ की जमीनें बहुमूल्य हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जमीनों की खरीद फरोख्त होती है,
उन दोनों जनपदों को आपने मुक्त कर दिया, हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को। उसके बाद पूरे 11 जनपदों में आप राज्य में कैसा कानून ला रहे हैं उसके बारे में कोई मसौदे पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार का सख्त भू कानून सदन में पेश किया गया, जिसके चलते आज यानी कि बजट के चौथे दिन बजट के साथ साथ भू कानून को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि पूर्व में मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के समय लाया गया भू कानून संशोधन के हिसाब से ही सरकार आगे की रणनीति तय करे। साथ ही उस समय पर कृषि वन चिकित्सा के नाम पर दी गई भूमि पर अब तक उसका कितना दुरुपयोग हुआ सार्वजनिक करे, तभी आगे भू कानून की कड़ी नीति को प्रदेश में लागू किया जाए, जिसको लेकर आज सदन में विपक्ष भी भू कानून के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भी सरकार से मांग की है कि वो भू कानून का मसौदा आम जनता के सामने पेश करे, ताकि पता चल सके कि सरकार भू कानून को लेकर कितने सख्त है, अन्यथा सरकार के खिलाफ प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। हम तो सकारात्मक पहल की है हमने बजट। हम चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा बजट सत्र को चलाने की नहीं है। और हमने देखा है कि आज का जो सशक्त भू कानून की राज्य सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, कल प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है, उन फैसलों को लागू करना चाहिए। और जो लगातार संशोधन हुए हैं 2018 से लेकर 22 से लगातार संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को वापस करें और एक श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार। तो मैं सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहता हूं भाजपा से, लगातार जनता इस बात को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते रही, भूमि कानूनों में संशोधन विधेयक से पूर्व उसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए एक बार जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए, लेकिन आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया और आज आप कह रहे हैं कि सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में भूमि कानून राज्य निर्माण के बाद से है, लेकिन कैसा कानून बनाया गया है इस बात की जानकारी जनता को भी है। अभी तक के कानून में माफिया के लिए सारे रास्ते खोले गए हैं जमीन के लूट के। हो सकता है जो आप भूमि कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी माफिया के लिए रास्ते खोले जा रहे हों। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ही धामी सरकार की जनता से प्रदेश में भू कानून लाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद से ही सरकार अपने वादे और जनता की मांग पर सशक्त भू कानून प्रदेश में लाने जा रही है। यूसीसी लागू होने के बाद भू कानून प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। अब देखना ये होगा धामी सरकार का ये भू कानून क्या प्रदेश की संप्रदा, जल, जंगल और जमीन को भू माफियाओं से बचाने में कारगर साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो यूसीसी के बाद उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार ने ये अगला बड़ा कदम उठाया है। सख्त भू कानून सरकार लेकर आई है और अब ये इसका जो मसौदा है वो कैबिनेट से पास होने के बाद अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और अब ये सख्त भू कानून बनाया जाएगा। अब जो बाहरी लोग होंगे उनको जो भूमि खरीदना उत्तराखंड में अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बाहरी लोगों ने तमाम ज़मीनें वहाँ पर खरीदी हैं और उसका दुरुपयोग भी किया है, और लगातार जो उत्तराखंड की जो आम जनता थी लगातार मांग भी कर रही थी, और उस मांग को देखते हुए धामी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। और सशक्त भू कानून जो जैसा कि सरकार दावा कर रही है कि सशक्त भू कानून है ये, और देखना होगा अब ये कितना सशक्त है। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल नोडियाल जी हमारे साथ महासचिव भू कानून संघर्ष समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रदीप कुकरेती राज्य आंदोलनकारी वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले संजीव वर्मा जी आपके पास आते हैं। संजीव वर्मा जी, यूसीसी के बाद एक और बड़ा
जो बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं, सशक्त भू कानून, जो उत्तराखंड की जनता लगातार मांग कर रही थी और सरकार ने अब उस पर फैसला लिया है, कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और ये कानून बनेगा। कितना ये सशक्त और कितना कैसा कानून होगा, ये हालांकि देखने वाली बात होगी, लेकिन विपक्ष को अभी भी संदेह है। संजीव वर्मा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी विगत 2022 के जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था जी, उसमें हमने जनता के साथ वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो उत्तराखंड को सशक्त भू कानून देगी, हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनके अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हम तमाम अपने जो वायदे हमने जनता से किए, हम अपने तमाम वायदों के ऊपर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और वायदे को निभाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं, मजबूत इरादों के साथ काम करते हैं और एक उत्तराखंड में इतिहास और कीर्तिमान स्थापित करने का जिन्होंने एक बेड़ा उठा रखा है, तो मैं सोचता हूं जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों पहले जिस समय यूसीसी के ऊपर बहस चल रही थी, तो मेरे कांग्रेस के तमाम मित्र और अन्य मेरे विपक्षी मित्र बार बार एक ही बात बोलते थे कि हमें यूसीसी नहीं चाहिए, उत्तराखंड को यूसीसी नहीं चाहिए, उत्तराखंड को चाहिए तो सख्त भू कानून चाहिए। और भू कानून जैसा कि हमारी सरकार की मंशा भी रही है, हमारी सरकार पहले से इसके ऊपर लगातार काम भी करती रही है, अब भू कानून भी आ गया है। और आप ये देखिएगा कि जन भावनाओं के अनुरूप जैसा जनता चाहती है, जनता के इसमें सुझाव आमंत्रित किए गए थे, क्या क्या इसमें प्रमुख बिंदु होने चाहिए, उसी के अनुरूप सरकार के द्वारा भू कानून लाया गया है ताकि विकास भी बाधित ना हो और हमारी जन भावनाएं जो है उन्हीं के अनुरूप हम सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश में लागू करें। लेकिन आपको याद होगा संजीव वर्मा जी इससे पहले भी भू कानून में संशोधन किए जा चुके हैं और अब आप भी संशोधन कर रहे हैं। आप ही की सरकार पहले भी कई संशोधन कर चुकी थी और उसके बाद कहा गया था कि ये सशक्त भू कानून है और इस बार फिर से सरकार फिर से दावा कर रही है सशक्त भू कानून है। क्या इस बार का जो ये कानून होगा इसमें जो भी लूज पोल होंगे वो नहीं होंगे? देखिए, आपको फ्लैशबैक में जाना होगा जिस समय कांग्रेस की स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की सरकार थी, तमाम उस समय भू माफिया उत्तराखंड में इस कदर सक्रिय हो गया था कि एक दिन में 3-3 बार जमीनों के रेट चेंज होते थे और बोला जाता था कि आज सुबह का रेट ये है, दिन का रेट ये है, शाम का रेट ये है और कल का रेट जब बाजार खुलेगा जब होगा। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह से बंदर बांट उस समय कांग्रेस के राज में भूमि की हो रही थी और किस तरह से भू माफिया यहाँ पर सक्रिय था। तो उसके बाद अपने बीसी खंडूरी जी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उसके ऊपर काफी हद तक लगाम लगाने का काम किया। 250 वर्ग मीटर तक हमने बाहरी आउट ऑफ स्टेट वालों को जमीन खरीदने की इजाजत दी। उसके बाद इस तरह का प्रावधान हुआ कि आपको यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज्यादा जमीन चाहिए या किसी और प्रयोजन के लिए जमीन चाहिए तो आपको पहले प्रयोजन बताना होगा और यदि उस प्रयोजन के इतर आप उसका कुछ भी उपयोग करते हैं तो उसको ऐसी स्थिति में आपकी जमीन को राज्य सरकार बिना किसी नोटिस के राज्य सरकार में निहित करने का सरकार के पास पूरा अधिकार था। और अब अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जांच बिठाई गई। ठीक है संजीव वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस महामंत्री हैं। राजेंद्र जी आपके पास आते हैं। राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार यूसीसी लागू किया। अब जो अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था और उन्होंने महत्वपूर्ण इस बिंदु को उठाया था कि सरकार की जो नीति है, नियत है, जो मंशा है
जी। पूरी तरह से स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जनता से वायदा किया था, उस वायदे को हमने साकार किया है। उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजू वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वो ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। महक सिल्वर पान मसाला, वाह! महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सख्त कानून, सशक्त भू कानून, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार जो है वो अपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन वादों को लगातार पूरा कर रही है। यूसीसी के बाद अब सशक्त भू कानून सरकार ला रही है। क्या कहेंगे आप? क्या इस बार का जो कानून होगा वो सशक्त कानून होगा? अब इसमें बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अभी भी आपको शंका है? क्योंकि कई विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि अभी भी इसमें माफियाओं के लिए रास्ता खोले जा रहे हैं। मानस जी, कोई भी कानून जो है ना वो जनहित के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल। अगर इन्होंने यूसीसी लागू किया तो उसमें इतने झोल हैं कि इन्होंने नौजवान बच्चों को लिव इन रिलेशन में रहने की छूट दे दी। यूसीसी में आप जो है पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं। यूसीसी में आपने एक 2003 से पहले की, 2003 के बाद कोई भी वसीयत, विल, इच्छा पत्र बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के वो मान्य नहीं है। अब इन्होंने कर दिया कि अगर आपको अपनी जो है विल करनी है तो आप CHC सेंटर में जाओ और उसे रजिस्टर्ड कर दो। उसे कैसे रजिस्टर्ड माना जाएगा? बहुत से लोग नहीं जानते कंप्यूटर चलाना, बहुत से लोग नहीं, उन्हें नहीं जानकारी है। बिना वकील के, बिना विटनेस के वो कैसे हो जाएगा जी? बहरहाल वो तो यूसीसी एक अलग इशू है। ठीक है। आज का इशू है भू कानून। मेरा कहना यह है कि जो राज्य की सरकार है उसे सबसे पहले जो राज्य की भूमि है जी, जो ग्राम समाज की भूमि है, नगर निगमों की भूमि है, जो वन की भूमि है, उसके संरक्षण में इस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये भू कानून लाते हैं बाहर के लोगों को जमीन देने के खिलाफ है तो इन्वेस्टर्स समिट क्यों बुला रहे थे?
मैं पिछले दिनों 2 बार पहाड़ पे गया, केदारनाथ गया एक बार, अभी दूसरी बार मैं उधर गया था चमोली। मैंने देखा है पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ के पहाड़ खाली पड़े हैं जो कि कृषि भूमि है, जिसपे अच्छी पैदा जमीन की हो सकती है जी। तो जब वहां खेती नहीं हो रही, लोगों ने खेती छोड़ दी, रोजगार है नहीं, तो पलायन कैसे रोकेंगे बिना बाहरी मदद के? सरकार कोई योजना नहीं चला रही। तीसरी चीज जो है कि 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार हरीश रावत जी ने पहाड़ पे जो पर्वतीय क्षेत्र की भूमि प्रबंधन, जिसे हम चकबंदी कहते हैं जी, चकबंदी एक्ट इन्होंने लागू किया था। तो उसे भाजपा की सरकार आई, उसने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई आप वहां जो है, मैं मान गया आपके भूमि का दुरुपयोग हुआ और माफियाओं ने खरीद ली, लेकिन किसी भी आदमी जो किसान है, मैं भी किसान हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरी जमीन की वैल्यू बढ़े। जब आप इस तरह से रोक लगाएंगे तो उसका नुकसान होगा। मैं कहता हूं आपने कानून बनाया, अच्छी बात है, लेकिन कानून से आम जनमानस को क्या लाभ होगा? पहले आपने 1 साल पहले भू कानून के लिए कहा, लोगों ने पहाड़ में जमीनें खरीद ली। अब आपने 2 जिले छोड़ दिए, यहाँ 2 जिलों में खरीदी जाएगी। सरकार का काम है राज्य की संपत्ति का संरक्षण करना, वो तो आपने किया नहीं। अरे आप आज भी चौधरी साहब, अब सरकार, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, जनता भी डिमांड कर रही थी। अब जब कानून आया तो आप कह रहे हैं कि अब जमीनें कानून में कमियां है ना जी। आपने जो राज्य सरकार की भूमि है उसके संरक्षण के लिए क्या किया इस कानून में बताएं तो सही। भाई जो सरकार की ग्राम समाज की भूमि है वो तो लुट पिट गई जी। अब आप कानून बना रहे, इतना लेट क्यों बनाया? और जो कानून पहले तिवारी जी ने और उन्होंने बनाया था, मैं ऐसा मानता हूं, मैं कानून का छात्र भी हूं जी, वो पर्याप्त है। आपने सिंगल विंडो ऑपरेशन कर दिया, जिलाधिकारियों के अधिकार खत्म कर दिए, ये उचित नहीं है। जब तक बाहर से इन्वेस्ट, देखो सरकार रोजगार देने में विफल हो रही है, पुलिस में भर्ती नहीं है, अस्पताल में जो नर्सिंग की स्टाफ है उसकी कमी है, लेखपाल की कमी है, अमीन की कमी है, ड्राइवर की कमी है, बहुत लगभग 70-80 हजार पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, उन्हें तो आपने भरा नहीं। अब अगर यहाँ बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, वो उसके मन में एक डर भय का माहौल बन जाएगा, तो यहाँ उत्तराखंड का विकास कैसे होगा? मेरा तो सीधा सा सवाल ये है। आप इन्वेस्टर सबमिट कर रहे बिना भूमि के उद्योग कैसे स्थापित हो जाएगा? जी ठीक है राजन चौधरी जी, आपके पास आते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद शांति भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रांजल नौटियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर जो ये कानून आ रहा है वो कितना सख्त है और प्रदेश की जो जनता को इससे लाभ क्या होने वाला है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सख्त कानून, सशक्त भू कानून। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजन चौधरी जी महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शांति भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप कुकरेती जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है, राज्य आंदोलनकारी हैं आप। शांति भट्ट जी आपके पास आते हैं। शांति भट्ट जी, जिस प्रकार से आपने संजीव वर्मा जी को भी सुना और राजेंद्र चौधरी जी को भी सुना, सरकार दावा कर रही कि ये ऐतिहासिक काम सरकार ने किया है, ऐतिहासिक ये कदम है, संसाधनों जो राज्य के संसाधन हैं उनकी रक्षा होगी, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी इस भू कानून से। लेकिन राजेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस कानून से नुकसान भी होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश की जनता को इस सशक्त भू कानून से फायदा होने वाला है? कानून से अब ये जो कानून आने वाला है ये कितना अलग आपको नजर आता है? देखिए मानस जी, ये पहल होगा यहाँ के अपनी जनप्रतिनिधियों ने अपने राज्य की संपदाओं को लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतिहास गवाह है, सनातन में 2 गज जमीन न देने पे भारत हो गई,
और जिस राज्य की संपदाएं लुट जाती हैं उस राज्य का अस्तित्व कितने खतरे में पड़ जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में हम कहा करते थे हमको एक ऐसा राज्य चाहिए जिसके अंदर जंगल, जमीन, बोली, भाषा, संस्कृति, हक, हकूक सब बहाल हो, धारा 371 लागू हो। ये हम ही नहीं वो जो पर्वतीय क्षेत्र में है वो धारा 371 में उनको संरक्षण है, वो ए से लेके जेड तक उनकी तमाम धाराओं में बिंदुवार उनको संरक्षित किया, वहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति बच सके। फिर हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों? सवाल बात का है कि भाजपा ढोंग पीट रही है कि हमने सख्त भूख लागू किया। हम पूछना चाहते हैं ये कैसी सरकार है? एक ही राज्य में 2 कानून, ये तो कैसे स्वीकार किया जा सकता? उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ने का मतलब होता है यहाँ जनसंख्या विस्फोट होना और उत्तराखंड की डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ यहाँ का मुख्यमंत्री भी आप जो है बिहारी को बनवा दोगे अगर इस तरीके से जमीन लेने का दोगे। दूसरी बात, कांग्रेस का शासन रहा हो या भाजपा का शासन हो, धारा 2 हमारे लिए घातक है। आप जगह जो फिर किसी को नहीं कर रहे हो भाई, शहर को छूट क्यों? आपने देहरादून को 100 वार्डों में बदल के नगर निगम बनाकर 100 वार्ड को बढ़ा दिया नगर निगम, और सारी जमीन जो है ग्रामीणों की ले ली। उसमें आप कह रहे हो कि ये नगर निगम में आ गया, अब यहाँ जमीन कोई भी खरीद ले। आपने ऋषिकेश से देहरादून एक कर दिया, आपने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से रुड़की को एक कर दिया। आप इस राज्य को किस ओर लेके जाना चाहते हो? हम हिमालयी क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ सख्त भू कानून के साथ साथ धारा 371 लागू होनी चाहिए। मगर दुख के साथ हमको यह कहना पड़ रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती कि पहाड़ का पर्वतीय मूल का व्यक्ति संरक्षित रहे, विकास से जुड़े, उसकी संपदाएं बचे। 25 साल में आज भी हम उत्तर प्रदेश के कानून से हाके जा रहे हैं। तो ये राज्य बना किसके लिए है? क्यों नहीं अब कानून अभी तक बना? हमको उत्तर प्रदेश के हाथों क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अधिकारी बाहर के, सरकार भी बाहर के इशारों पे काम कर रही है, तो उत्तराखंड एक खतरे में है। मानस जी, हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता से, आखिर ये बताइए धारा 2 क्यों छोड़ी आपने? हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल में गैर कृषि भूमि हिमाचल का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, चाहे वहां का मूल हो। अगर कृषक है तो कृषक ही हिमाचल में कृषि जमीन खरीद सकता है, और हमारे यहाँ पर कोई भी खरीद ले। मेरा कहने का मतलब है हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, हम इसीलिए नहीं कह रहे कि हमको धारा 371 लागू करो, हमारी जमीनें बचाओ। हमारा ये कहना है हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जीने वाले लोग हैं। नेपाल, चाइना हमारे नजदीक है, हमको हर तरफ से सुरक्षा चाहिए। यदि इसी तरीके से बंदरबाट होगी तो ना तो सीमा सुरक्षित होगी, ना पर्वतीय मूल की संस्कृति सुरक्षित होगी। हमारी बोली भाषा पर काम नहीं हो पा रहा है। ये आज 25 साल के बाद हम वो बात कह रहे हैं जो राज्य आंदोलन में कहा करते थे, हमें चाहिए सख्त कानून, भू कानून, मूल निवास। यहाँ आप उत्तराखंड के साथ जो धोखा कर रहे हो, ये उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड का जनमानस इस भू कानून के माध्यम से केवल ये कह रहा है कि सरकार ने आंख में धूल झोंकने का काम किया है। सरकार बताए हरिद्वार उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा? सरकार बताए धारा 2 के तहत आपने शहरों में बाहर वालों को जमीन खरीदने की छूट क्यों दी? सरकार ये बताए कि आप जिस तरीके से नगरों का विस्तार कर रहे हो, नगर पालिकाओं का विस्तार कर रहे हो, तो ये जमीनें आप क्यों गांव की बर्बाद कर रहे हो? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जनप्रतिनिधि ही हमारे राज्य की संपदा को लुटवाने पर लगे हैं। जनता राष्ट्र के नाम पर इन्हें वोट दे रही है और ये उत्तराखंड को लूट रहे हैं, उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। यही कारण है, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता नहीं सकते कि धारा 2 क्यों जोड़ी हुई है, क्यों खत्म नहीं करी। ये बता नहीं सकते उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में क्यों जमीनों से अलग कर दिया गया भू कानून से। ये उसी तरीके से है कि जैसे यूसीसी बर्बाद कर दो सनातन धर्म, जब कोई सवाल खड़ा करे तो बोक्साओं को छोड़ दो, आदिवासी को छोड़ दो। ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत घातक है। और हम ऐसे भू कानून से कहीं तक भी खुश नहीं हो सकते जिस भू कानून में बहुत लोग हैं। बताइए, मुख्यमंत्री के पास जाओ, अप्रूवल मिल जाएगी, फिर 143 करवाओ और उसके बाद कहीं पे भी जमीन खरीद लो। भाई मुख्यमंत्री भूमाफिया बन गए क्या आप? भाई 143 का क्यों नहीं कह रहे कि उत्तराखंड में कृषि भूमि 143
कहीं नहीं होगी, वो चाहे कहीं उधम सिंह नगर हो या हरिद्वार हो। अगर किसी को हरिद्वार उधम सिंह नगर में जमीन चाहिए खेती के लिए तो पार्टनर बनकर क्यों किसान के साथ काम नहीं करते? कहने का मतलब है दुनिया के आंख में धूल झोंकने का काम इस भू कानून के तहत किया है। यह उत्तराखंड के लिए बहुत घातक भू कानून है। हमारा यह मानना है सख्त भू कानून के लिए पूरे प्रदेश के अंदर धारा 371 लागू की जाए और बाहर वाले को यहाँ जमीन खरीदने का अधिकार ना हो। यदि ऐसा नहीं होता तो ये समझा जा सकता है कि झूठ का पुलिंदा। ठीक है, प्रांजल जी से समझ लेते हैं। जनता के आंख में रखा। ठीक है शांति प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रांजल नोडियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भू कानून संघर्ष समिति के महासचिव हैं और संघर्ष समिति में लगातार काम करते रहे हैं और लगातार संघर्ष भी करते रहे हैं। प्रांजल जी, आपसे समझेंगे जो मौजूदा समय में जो जिसको सशक्त भू कानून कहा जा रहा है, पहले से ये कितना अलग है, प्रदेश की जनता को इससे कितना लाभ होने वाला है, और जो कई बिंदु अभी शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहे हैं, राजेंद्र जी ने कहे हैं, उन बिंदुओं को देखते हुए ये जो भू कानून है ये क्या सशक्त भू कानून होने वाला है, और जो जिस मंशा से इस कानून की मांग की जा रही थी वो मंशा पूरी होने वाली है? देखिए मनोज जी, ये हमारे प्रदेश में की बड़ी विडंबना है कि जो भी राष्ट्रीय दलों की सरकार यहाँ रही, बारी बारी से इन्होंने यहाँ पर राज किया, लेकिन यहाँ पर जमीनों की हुर्द-बुर्द करने में और जो है इस पूरे प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं को बिल्कुल जो है मूलभूत सुविधाओं से इसको निरीह करने में इन राष्ट्रीय दलों ने, दिल्ली से चलने वाले दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस भू कानून में जो सो कॉल्ड, अभी तो टेबल नहीं हुआ है, हमें ये पता नहीं, लेकिन इसमें जो एक लाइन है कि ये जो भू कानून लागू होगा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों को छोड़कर यह भूमि कानून लागू होगा। यह भूमि कानून लागू आखिर होगा कहां, यही अभी तक सरकार को क्लियर नहीं है। अभी हम इतने लंबे समय से कह रहे थे कि आप पहले इसमें एक भू बंदोबस्त कीजिए, आप पहले ये तो बताइए कि जमीन है कितनी, हमारी कृषि योग्य जमीन कितनी है, हमारी जो है नगर निगमों में जमीन कितनी है, कमर्शियल जमीन कितनी है, प्राइवेट जमीन कितनी है, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। और जो अभी माननीय शांति प्रसाद भट्ट जी भी कह रहे थे कि जो भू कानून का मूल आधार है, जिसपे हम बार बार बात कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार एक्ट है, उसमें जो धारा 2 है, जिसमें नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका में जो ये कानून लागू नहीं होता है, इसी धारा 2 को तो खत्म करने की बात हो रही थी, यही तो इसका मुख्य आधार बनेगा। आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये भूमि कानून मजबूत है, जब आप कह रहे हैं कि जब हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन जो है बार बार जब भी नगर पंचायतों, नगर जो है पालिका और नगर निगमों का विस्तार होता है तो इतनी जमीनें जो है उसमें शामिल कर दी जाती हैं, और फिर उन जो है जमीनों पर ये जो भूमि कानून लागू नहीं होगा, तो ये भूमि कानून आखिर लागू कहां पर होगा? फिर आपने कहा कि जो है इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो है शामिल नहीं होंगे। इन नगर निगमों में ये हम एक साजिश के तौर पर देखते हैं। ये डेमोग्राफी ऑलरेडी जो चेंज हो चुकी है उसको और ज्यादा विस्फोटक रूप ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी पूरी तरीके से इन 2 जिलों के आधार पर चेंज हो जाएगी, और जो जिस मूल अवधारणा के हिसाब से ये प्रदेश बनाया गया था कि यहाँ पर मूल निवासियों को अपने जमीन का अधिकार होगा, यहाँ मूल निवासियों को अपने संसाधनों पर अधिकार होगा, इससे आप जो है लोगों को विमुख कर रहे हैं। क्या यह है आपका मजबूत भू कानून? हम इतने लंबे समय से कह रहे हैं कि कृषि भूमि को किसी भी आधार पर हमें चेंज, मतलब किसी को बिकने नहीं देना है। बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि उत्तराखंड का भी कोई व्यक्ति हो जो कृषक नहीं है, वो कृषि भूमि यहां ना खरीद पाए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। हमने कहना है कि एक समान जो है कानून जो है उत्तराखंड पर लागू होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, ये एक जैसा अगर कानून लागू होगा तभी तो हम जमीनें यहां पर बचा पाएंगे। तो आखिर ये भू कानून है क्या? ये किस तरीके का भू कानून है और इसमें ये कह क्या रहे हैं? मेरी अभी तक ये नहीं समझ आया है कि जब ये कह रहे थे कि धारा, अब हम 143 को 143 में जब लैंड यूज चेंज करते हैं, हम तो इसे पूरी तरह खत्म करने की बात कर रहे थे कि कृषि भूमि का किसी भी तरीके से व्यावसायिक उपयोग ना हो पाए। तो हम इस जो है इस 143 हमें कृषि भूमि पर लगाना ही नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन ये भी यथावत जो है जारी है। अभी मेरी ये भी नहीं समझ आया कि जब 2018 में ये निरस्त करे हैं इन्होंने कानून, तो जो 2022-23 में जो धामी सरकार जो कानून लेके आई थी, जो बाध्यताएं थी, क्या वो भी समाप्त हो गई हैं या नहीं, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो है पूरी तरीके से मजबूत भू कानून की जगह एक मजबूर भू कानून हम पे फिर से थोप दिया गया है। इसमें हम कोई भी चेंज नहीं देख रहे हैं। हमें फिर से एक उलझा दिया गया
है कि हम जो है आगे जो है इसमें चकबंदी और जो है ये चकबंदी का हम कानून इसमें लागू करेंगे। मैं कह रहा हूं इसमें समय सीमा ठीक तय क्यों नहीं करी गई? आपने भू बंदोबस्त और चकबंदी की एक समय सीमा क्यों तय नहीं करी कि हम अगले 1 वर्ष में भू बंदोबस्त कर देंगे, हम पूरे जो है अगले 2 साल में जो है चकबंदी की व्यवस्था यहां पर कर देंगे? आपने इसमें किसी भी तरीके का ये जो है एक टाइमलाइन इसमें फिक्स नहीं किया है। और जो कहने की बात है कि इस जब हम कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि नगर निगम और नगर पंचायत और नगर निगम इसमें लागू नहीं होंगे, तो क्या हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर, थैलीसैंण, सल्ट, बागेश्वर, सीमांत जो है पिथौरागढ़, ये भी जो है इस भूमि कानून से अछूते रह जाएंगे? आपके जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इनका जवाब निश्चित रूप से संजीव वर्मा जी से लेंगे, लेकिन प्रदीप कुकरेती जी का भी सवाल शामिल कर लेते हैं, उसके बाद संजीव वर्मा जी के पास जाते हैं। प्रदीप कुकरेती जी, आप राज्य आंदोलनकारी हैं। राज्य के बनने के बाद तमाम जो जल जमीन जंगल बचाने की जो लड़ाई आप लोगों के द्वारा, संघर्ष समिति के द्वारा या राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा लड़ी गई, और लगातार उत्तराखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई आज भी जारी है। अब जब सशक्त भू कानून की बात आती है तो लगातार पहले भी सशक्त भू कानून जो कानून था उसको भी सशक्त भू कानून कहा जा रहा था। अब सरकार फिर से दावा कर रही है ये जो भू कानून वो लेकर आ रही है, इसमें जो राज्य की जनता की मंशा थी उनके मंशा अनुरूप ये कानून लाया जा रहा है। जनता को हित इसमें उनका जनता का लाभ होने वाला है। जो जनता की जो उत्तराखंड की जो धरोहर है वो बचेगी, सांस्कृतिक धरोहर, नागरिकों को इससे लाभ होने वाला है, तमाम चीजें हालांकि सरकार कह रही है। आपको क्या नजर आ रहा है कि इस भू कानून से आप खुश हैं कि सरकार भू कानून ला रही है? क्योंकि लंबे समय से लोगों की भी मांग थी और तमाम राजनीतिक दलों की भी मांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मानस जी, मैं धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करी है। सर देखिए, सर्वप्रथम मैं केवल इस बात को पहली जीत में जनता की ये मानता हूँ, और राज्य अनुकारी लगातार राज्य बनने के बाद से हो सकता है कि कई लोगों को आज की दृष्टि में लगता होगा कि भू कानून की लड़ाई हो रही है। हम 2000 राज्य बनने के बाद से हम इसको जो है भू कानून पे हमते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही एरिया ज्यादा था लेकिन तिवारी जी ज्यादा फिर भी उन्होंने को कंट्रोल करके रखा। जनरल खंडूरी, दिवाकर भट्ट जी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने उसको फिर कॉम्पैक्ट करके उसको फिर भी दुरुस्त करके रखा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो प्रयोगशाला बनाई गई, और कमाल की बात यह है कि इन 25 वर्षों में एक तरफ हम रजत जयंती की खुशियां मनाएंगे, और लेकिन प्रयोगशाला जितने भी प्रयोग हुए हैं उन सब प्रयोगों में, अलग अलग सरकारों में, सारे प्रयोगों में उत्तराखंड जो है वो सफलता की तरफ रहा है। जैसे हम करते हैं ना कि PSLV का किया, इसका किया, अलग अलग उसका, तो सारे के सारे प्रयोग सफल होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, कुछ जो मतलब जिसका काम खाली यहाँ लैंड पे बात करना है, जिनका खाली उस पे जो है पैसे पे काम करना है, ऐसे ही भू माफिया हैं, ऐसे ही कुछ जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने उन प्रयोगों में लगातार इन 25 वर्षों में सफल हुए हैं। पीड़ा इस बात की है मानस जी कि इस बात की जीत है कि सरकार को बाध्य होना पड़ा, कैबिनेट बुलानी पड़ी। उसके लिए तो मैं बधाई निश्चित रूप में देता हूं कि आपने जनता के उस लड़ाई का जवाब के लिए आपको कैबिनेट पे मजबूर करना पड़ा। और दूसरा, उसमें सबसे अच्छी जो मुझे एक लाइन ये लगी कि हम पिछले लगातार 4-5 वर्षों से 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2018 का कानून हमारे लिए जो ये बुलंद दरवाजा खोल दिया था यहाँ, उसको जो निरस्त किया, वो निश्चित रूप में स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम इसकी समीक्षा करेंगे, क्या वो है जिस प्रकार से, क्योंकि मेरे से सारे चीजें लोग बता चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रदेश को बचाने के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं रखा। हम बार बार कह रहे हैं कि आप या तो भू कानून या उन कुछ जो भू माफिया या कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ खेल रहे हैं। आपने 100 वार्डों में देहरादून अस्थायी राजधानी को तब्दील किया, वो क्यों किया? ताकि सचिवालय में बड़ी रकम न देनी पड़े, खाली वार्ड बढ़ाओ तो यहीं से भूमि का वो करके यहीं से लैंड के पूरे रेट मिलेंगे, यहीं से भूमि बेचे जाओ। 250 वाला जो ये जो नियम निकला है, ये पहले से बना हुआ है। मुझे उसके पूरे 24 साल की समीक्षा बताया ना ये, इन्होंने कितनों पे वो करा है। अब ये कह रहे हैं हमने 100 बीघा जमीन टेक ओवर कर ली है, तो क्या सब चीजों का डाटा है? राजस्व विभाग में अभी तक इन चीजों का डाटा नहीं है। राजस्व सचिव से लेके राजस्व मंत्री जो भी रहे हैं, वो अब तक के इन्होंने इसकी समीक्षा ढंग से नहीं करी है। तो भू कानून, सशक्त भू कानून, बगल में हिमाचल 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 का इन्हें कुछ नहीं करना, खाली पोटा से एक चक्कर काला उससे काट के आ जाए, उतने चक्कर में ही इनको समझ में आ जाएगा भू कानून। कहीं नहीं जाना, खाली नारायणगढ़ और पोटा से होते हुए, कोहलर जो होते हुए, और खाली पोटा पार करके आ जाओ।
हिमाचल में तो घुसना ही नहीं है, वहीं से इनको भू कानून की परिभाषा समझ में आ जाएगी। और जब मैं यहाँ से सहजदारा जाऊंगा या यहाँ से मैगी पॉइंट मसूरी जाऊंगा, उन दोनों का खाली इतने ही विजुअल में, बाकी तो प्रदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा, भू कानून की परिभाषा सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। और हमारे जो हमारे प्रदेशवासी हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, चाहे वो भगवानपुर का हमारा सैनिक काजी कोई भी है या उधम सिंह नगर, दुर्भाग्य ये है कि देखिए मतलब इस तरह से कॉन्स्पिरेसी किसी ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया इसमें कि जब राज्य का गठन हो रहा था तो दोनों जिले हमारे उस समय भी विरोध कर रहे थे, और आडवाणी जी ने, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस देवभूमि की जनता की उन्हें शायद हाय लगी होगी, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करी कि उन जिलों के साथ जो हमारी जो प्योर हमारा जो एक हिमालय राज्य बनना चाहिए था, पहाड़ी राज्य बनना चाहिए था, उसमें जिस प्रकार से वो किया, जो परिभाषाएं हमें गढ़ी गई, लेकिन वो गढ़ भी दी थी, हमने उन्हें अंगीकार किया। ये देवभूमि का वो है कि हमने अंगीकार करके सब आपस में सामंजस्य बनाया, लेकिन सामंजस्य इसलिए नहीं बनाया कि आप हमारी कृषि भूमि लुटा दो, आपका लैंड बैंक कहाँ है, आपका कमर्शियल वो कहाँ है, कोई भी चीज का खाका डाटा इन्होंने नहीं बनाया। तो लगातार इसकी समीक्षा करने के बाद हम इस पे आगे अगला कदम उठाएंगे। अगर सरकार को सुझाव देने लेने तो वो बात करके उसको निस्तारण किया जाएगा, जैसे हमने पूर्व में लिखित में दिया। कुकरेती जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अभी वो समीक्षा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका मकसद नहीं है। संजीव वर्मा जी, आपने राजेंद्र जी को भी सुना, शांति प्रसाद जी ने भी कहा, हो सकता है राजेंद्र जी और शांति प्रसाद जी विपक्ष में हैं तो वो हो सकता है कि विपक्ष में होने के नाते आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रांजल जी ने और प्रदीप जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं वो सवाल महत्वपूर्ण है और उनका जवाब कहीं ना कहीं वो जनता से जुड़े वो सवाल हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जिस मंशा से ये कानून लाया जा रहा है वो मंशा पूरी होनी चाहिए, जनता का हित इसमें होना चाहिए। जो जमीन बचाने की मुहिम है इस कानून के माध्यम से, वो मुहिम साकार होनी चाहिए, क्योंकि कुकरेती जी ने कहा कि प्रयोगशाला अगर बनाया जा रहा है तो प्रयोगशाला सफल भी होना चाहिए। मानस जी देखिए जी, हमारे को भू कानून हमने वायदा किया था जनता से, हमने अपने वायदे को साकार भी किया है और हमको जन भावनाओं के अनुरूप चलना भी है। किसी को किसी भी प्रकार से कोई आहत ना हो जैसा लोग चाहते हैं, क्योंकि जन भावनाओं के सबके सुझाव लिए गए हैं आम जनता के, इसका स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए और उसके ऊपर ही उसके बाद ही इस प्रकार का जो भी निर्णय लिए गए। और देखिए उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक स्थिति परिस्थिति वाला क्षेत्र है, राज्य है। यहाँ पर 71% से अधिक वन भूमि है, तो ऐसे में हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट भी चाहिए और यहाँ का जो मूल भावनाएं है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी हमें संजो के रखना है। चाहिए संजीव वर्मा जी, इंडस्ट्री तो जरूर चाहिए, लेकिन कृषकों को भी बचाना है। प्रांजल जी ने साफ तौर पर कहा कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, कृषि योग्य भूमि को ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि कृषक ही खरीदे, तो उसका व्यवसायीकरण नहीं होगा। वैसे भी पलायन हो रहा है, जो कृषक हैं वो दूर दराज क्षेत्रों के वो पलायन कर रहे हैं, उनकी भूमि पर भी अगर व्यवसायीकरण हो रहा है, कब्जा हो रहा है और औने पौने दाम पर खरीद कर उनकी जमीन पर कब्जेदारी हो जाएगी, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, पलायन तो करेंगे ही। देखिए पलायन को रोकने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हमारा जो युवा अपने राज्य से बाहर काम करने जाता था, आज सरकार की नीतियों के चलते उसने बाहर जाना को छोड़कर अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने देहात खेत खलियानों में काम करना आरंभ किया है। और उसने जिस तरह से हमारा क्षेत्र पर्यटन, एक तरह से पर्यटन क्षेत्र है उत्तराखंड, तो यहाँ पर होम स्टे की जिस तरह से सरकार ने एक बड़ी योजना परियोजना स्थापित की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आई है, आज वो अपने गांव देहात में बैठकर अपने घर में ही होम स्टे चला रहे हैं अपना, और साथ ही अपने 7-8 युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर जिस तरह से फल पट्टी सरकार के द्वारा विकसित की गई है, वो तमाम एक इस प्रकार के काम है
जो पलायन को रोकने की दिशा में मैं सोचता हूँ एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। हम सरकार वही काम कर रही है जो जन भावनाओं को के अनुरूप हो, जो हमारी मूल संस्कृति देवभूमि की संस्कृति को किसी प्रकार का उससे हर्ट ना हो, किसी प्रकार से कोई खिलवाड़ ना करने पाए और किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज उसमें ना आने पाए। हम उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। जब हम स्मार्ट मीटर की बात करते तो ये लोग दिल्ली चोरा समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये स्मार्ट मीटर का विरोध करने के संजीव जी, राजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि राजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कानून आ जाएगा तो भूमि कोई खरीदेगा नहीं, तो उनकी जमीन की कीमत नहीं बढ़ेगी। वो तो नहीं चाह रहे हैं कि, हालांकि वो पहले मांग कर रहे थे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि वो ऐसा कानून हो जाएगा तो जमीन का कौन खरीदेगा फिर, और उनकी जमीन की कीमत नहीं होगी। चलते आकर खड़े हो जाते हैं, यूसीसी का विरोध खड़े हो जाते हैं। ये जब हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं तो उसके रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको चाहिए कि आप पहले तो आपको अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, राजेंद्र जी आपके पास आते हैं। राजेंद्र जी आप रोड़ा बन के आपको, वर्मा जी ने आरोप लगाया कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, सही और गलत देखते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, सही गलत भी करना चाहिए, उनका कहना है। राजेंद्र जी वर्मा जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं, आप कुछ सही हो रहा है तो सही का स्वागत भी होना चाहिए। नहीं, सही में तो इन्हें आंकड़ा देना चाहिए। राज्य सरकार ने अपनी भूमि का संरक्षण किया। मानस 10 सेकंड में मैं बात पूरी कर रहा हूँ, जरा राजेंद्र जी आप उसका बोल लीजिएगा। देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके वयोवृद्ध नेता एनडी तिवारी जी, जिन्होंने कहा था उत्तराखंड मेरी लाट पर बनेगा। तो कांग्रेस तो पहले अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है कि हम उत्तराखंड विरोधी, उत्तराखंड के सरोकारों से दूर तक कोई लेना नहीं। ठीक है। और सर आप अपनी बात रखिए, राजेंद्र सर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कर रहे हैं सर, वर्मा जी आपकी बात केवल और केवल इनके लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वर्मा जी आपकी बात है। राजेंद्र जी त्वरित प्रक्रिया अपनी, राजेंद्र प्रतिक्रिया दे। राजेंद्र जी। मानस जी, मैं कांग्रेस में कार्यकर्ता, पहले उत्तराखंड का मूल निवासी भी। वर्मा जी बाहर से आए, मेरे पूर्वज यही हैं कई हजार साल से। नहीं, वो विषय नहीं है। ठीक है, वो विषय नहीं है, फिर बहुत थोड़े बचा है। आप अगर अच्छी बातें हो जाएंगी तो उत्तराखंड वालों के लिए निकल कर सामने आप आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो फिर जो चर्चा है भ्रमित हो जाएगी। जी लोग चर्चा तो भ्रमित की नवासी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रांजल जी आपके पास आते हैं। प्रांजल जी, जिस प्रकार आपने साफ तौर पर सवाल उठाया कि मैं मानस जी अपनी बात कहूंगा पहले। जी मैंने इनसे सवाल किया कि राज्य सरकार की जो भूमि है उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसका कोई आंकड़ा नहीं दिया। यहाँ बेरोजगारी और पलायन कैसे समाप्त होगा उस पर इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया। कृषि की जब वहाँ खेती नहीं कर रहे, अब आप बीच में कह रहे हैं कि होम स्टे लाकर युवाओं को दिया है, तमाम रोजगार वो लगातार दे रहे हैं। वो क्या इतने लाख लोगों को काम दे दिया, आंकड़ा तो देंगे जब ये 4,500 पंजीकृत है श्रीमान जी, 4,500 से ज्यादा पंजीकृत होम स्टे। हाँ दिया ना आपने आंकड़ा, पहले देते। उसी चीज मेरा कहना है मानस जी, कानून कोई भी बने, कानून जब बनता है तो प्रो कॉन्स देखे जाते हैं। निश्चित रूप से तो विधानसभा पटल पर रखा जाए, उस पर चर्चा भी होगी। तो अब आप राजेंद्र जी, आप जो भी कमियां होंगी आप जन के हित में जनता की आवाज बन, कमियों को आप गिनाइएगा और वो कमियां दुरुस्त की जाए। लोग विरोध कर रहे थे, हरिद्वार के और सिंह नगर के सब लोग नहीं विरोध कर रहे थे जी। ना हमारे यहाँ हम लोगों ने किसी के बसने पे विरोध किया। पहाड़ से लाखों की संख्या में लोग आए, रुड़की हरिद्वार में सेटल हो गए, एक भी आदमी ने विरोध किया। ठीक है, अगर यहाँ के लोग आपके यहाँ चले जाते तो आप सबसे पहले लठ लेके खड़े हो जाते। ठीक है सर, इस तरह की बात ना करो आप। ठीक है राजेंद्र जी, आप प्रांजल जी आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। जिस तरीके से उधम सिंह नगर को छोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, 2 जिलों को छोड़ दिया गया, उसके बाद पूरे जो अन्य 11 जिले थे उनमें ये कानून लागू करने की बात की जा रही है। तो ये छोड़ने और आधा अधूरा कानून नहीं लगता है आपको?
जब देश की नहीं, आबादी बढ़ेगी, जब राज्य की आबादी बढ़ेगी, राजन जी आपकी बात आ गई, मूल आबादी भी ठीक है राजन जी आपकी बात आ गई। जी प्रांजल जी, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जब भी कोई गंभीर विषय उठाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस आप दोनों, हमने प्रवक्ताओं की बात सुनी, मुझे लगा ये कानून के ऊपर और हमें जानकारी दे पाएंगे कि और क्या ऐसा लिखा है जो हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमें पता है वो भी शायद इनको नहीं पता है। नहीं, ये सीधी सी बात है। करा देते कम से कम 50,000 चौधरी जी, ठीक है चौधरी साहब सुन लीजिए, प्रांजल जी को सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही जी लगता है कि इस कानून में क्या लिखा है ये बात पता ही नहीं है, और वो हमेशा की तरह वही राग अलाप रहे हैं, वो वही राग अलाप रहे हैं जो ये अलापते आए हैं। कांग्रेस ने भी जमीनों की खुर्द-बुर्द में कोई वो कमी नहीं छोड़ी, और ऐसे ही बीजेपी ने तो फिर उस पर एक नया कुठाराघात 2018 से किया ही था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने लंबे ये चर्चा हो रही है, अभी कुछ समय पहले जो है मसूरी में भी एक बड़ी जमीन जो है टूरिज्म डेवलपमेंट के नाम पर जो है, जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ की है, उसको सही कराने में 23 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए उसको समतल कराने में, और वो 15 साल के लिए कंपनी को लीज पे दे दी गई, और 1 करोड़ रुपए साल के एवज में। निश्चित रूप से ऐसे तमाम सवाल हैं प्रांजल जी, आपने जो कहा वो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और इन सवालों का जवाब भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आगे समय इजाजत नहीं देता है, माफी के साथ धन्यवाद करेंगे आप सभी का, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सख्त भू कानून जो सरकार ला रही है, जो दावा कर रही है, वो उत्तराखंड वासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा ये देखने वाली बात होगी। अब सदन पटल पर ये रखा जाएगा और ये कानून बनेगा। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।